अगली रात ठीक 10:30 बजे राठौर हवेली में सब लोग जाग रहे थे। अनन्या अपने कमरे में पुराना बैग तैयार कर रही थी। एक टॉर्च, फोन और वही पुराना लॉकेट, बस इतना ही। आरव दरवाजे के पास खड़ा था। उसने पूछा, रेडी? अनन्या ने बैग बंद करते हुए कहा, हाँ। तभी दरवाजे के बाहर से कबीर की आवाज आई, मैं भी रेडी हूँ। आरव ने दरवाजा खोला। कबीर एक बड़ा सा बैग कंधे पर लटकाए खड़ा था। आरव ने पूछा, इसमें क्या है? कबीर ने बड़े आराम से कहा, जरूरी सामान। आरव ने बैग खोला। अंदर 3 पैकेट बिस्किट, 2 पानी की बोतल, एक टॉर्च और 4 समोसे थे। आरव ने उसे देखा। ये रेलवे स्टेशन जा रहे हैं या शादी में? कबीर ने समोसे वापस बैग में रखते हुए कहा, भाई रात के 11 बजे अगर डर लग गया तो कुछ खाने के लिए तो चाहिए ना। अनन्या हंसते हुए बोली, तुम्हें डर से ज्यादा भूख लगती है। कबीर ने तुरंत कहा, दोनों में फर्क बहुत कम है। तीनों हवेली से बाहर निकले। शेरू भी उनके पीछे आ गया। अनन्या ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहीं रहो। शेरू वहीं बैठ गया। लेकिन जैसे ही तीनों आगे बढ़े, शेरू भी चुपके से उनके पीछे चल पड़ा। कबीर ने पीछे देखकर कहा, इसे कोई समझाए, ये डॉग है, बॉडीगार्ड नहीं। आरव ने कहा, तुमसे अच्छा बॉडीगार्ड है। कबीर ने तुरंत जवाब दिया, मेरी इंसल्ट करने के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं क्या? अनन्या हंसते हुए आगे बढ़ गई। करीब आधे घंटे बाद वे पुराने रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। स्टेशन काफी सुनसान था। चारों तरफ अंधेरा था। पुरानी इमारत की दीवारों पर काई जमी थी। एक टूटा हुआ बोर्ड हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। उस पर लिखा था, अरण्यपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन पर कोई नहीं था, न कोई यात्री, न कोई दुकान, न कोई ट्रेन। बस दूर कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज। अनन्या ने अपना फोन निकाला। ठीक 11 बजे एक मैसेज आया, प्लेटफॉर्म नंबर 2। बस इतना ही। अनन्या ने आरव की तरफ देखा। चलें? आरव ने सिर हिलाया। कबीर ने धीरे से पूछा, प्लेटफॉर्म 2? और अगर वहां प्लेटफॉर्म 1 वाला कोई आदमी मिल गया तो? आरव ने उसे देखा। कबीर, चुप। कबीर ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तो बस सेफ्टी चेक कर रहा था। तीनों धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़े। पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर आवाज कर रही थी। कबीर सीढ़ियों को देखकर बोला, इस स्टेशन की हालत देखकर मुझे अपनी कमर की चिंता होने लगी है। अनन्या ने पूछा, तुम्हारी कमर को क्या हुआ? कबीर बोला, कुछ नहीं, लेकिन इतनी पुरानी जगह है, कुछ भी हो सकता है। आरव ने सिर हिलाया, बस तुम गिरना मत। कबीर ने कहा, मैं नहीं गिरूंगा। 1 सेकेंड बाद उसका पैर सीढ़ी के किनारे से फिसल गया। अरे! आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था मैं नहीं गिरूंगा। अनन्या हंसते हुए बोली, हाँ, तुम्हें गिरने नहीं दिया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह खाली था, लेकिन सामने वाली बेंच पर एक काला बैग रखा था। अनन्या धीरे धीरे उसके पास गई। बैग के ऊपर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, अनन्या के लिए। आरव ने कहा, रुको, पहले मैं देखता हूँ। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ रोक दिया। नहीं, ये मेरे लिए है, तो इसे मैं ही खोलूंगी। उसने बैग की जिप खोली। अंदर एक पुराना कैसेट रिकॉर्डर था और उसके ऊपर एक छोटा सा कागज। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सच सुनना है। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर से ट्रेन के आने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, एक बात पूछूं? आरव ने कहा, क्या? कबीर पटरी की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ ट्रेन आती भी है? आरव कुछ बोलता उससे पहले अनन्या ने कहा, नहीं। कबीर ने 2 सेकंड चुप रहकर कहा, बहुत बढ़िया, मतलब जो आ रही है वो बोनस है। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई। अनन्या ने भी अपना फोन निकाला, लेकिन पटरी पर कुछ भी नहीं था। आवाज फिर भी लगातार आ रही थी। कबीर धीरे से आरव के पास आ गया। मैं बस बता रहा हूँ, अगर कुछ अजीब हुआ तो मैं सबसे पहले भागूंगा। आरव ने पूछा, और हाँ मैं?
कबीर ने कहा, आप लोग भी पीछे आ जाना। अनन्या हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा दोस्त है। कबीर ने तुरंत कहा, मैं प्रैक्टिकल हूँ। अचानक अनन्या के हाथ में वही पुराना कैसेट रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। कुछ सेकंड सिर्फ आवाजें आई, फिर एक आदमी की धीमी आवाज सुनाई दी, अगर तुम ये सुन रही हो तो तुम स्टेशन पहुंच चुकी हो। अनन्या एकदम शांत हो गई। आरव उसके पास आकर खड़ा हो गया। आवाज फिर बोली, डायरी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उसमें जो लिखा था वो अब भी तुम्हारे पास है। अनन्या ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज आई, जिसे तुम ए कहती हो उसे ढूंढना बंद करो। अनन्या धीरे से बोली, तो ए ने ये रिकॉर्डिंग नहीं की? आरव कुछ सोचते हुए बोला, शायद कोई और हमें ए से दूर रखना चाहता है। कबीर ने कहा, मतलब अब हमें 2 लोगों पर शक करना है। आरव ने उसकी तरफ देखा, नहीं, पहले एक को ढूंढो। कबीर ने धीरे से कहा, ठीक है, एक एक करके डरेंगे। रिकॉर्डर अचानक बंद हो गया। अनन्या ने उस काले बैग को फिर से देखा। बैग के अंदर एक और छोटा कागज था, उस पर एक नंबर लिखा था, 17। आरव ने तुरंत प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, प्लेटफॉर्म 2 और नंबर 17। कबीर ने पूछा, तो? अनन्या ने सामने लगी पुरानी सीटों की तरफ देखा। एक सीट पर धूल के ऊपर साफ साफ 17 लिखा था। तीनों धीरे धीरे उस सीट की तरफ गए। अनन्या सीट के नीचे हाथ डालती है, वहां एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। आरव ने उसे बाहर निकाला। डिब्बे पर एक नाम लिखा था, अनुराधा। अनन्या उस नाम को देखते ही चुप हो गई। उसने डिब्बे को अपने हाथ में ले लिया। कबीर ने इस बार मजाक नहीं किया, वो भी चुपचाप उन दोनों को देखता रहा। अनन्या ने डिब्बा खोला। अंदर पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अनुराधा एक छोटी बच्ची और एक आदमी खड़े थे। अनन्या तस्वीर को ध्यान से देखने लगी। उसकी नजर उस आदमी पर रुक गई। आरव ने पूछा, कौन है? अनन्या धीरे से बोली, मुझे नहीं पता। फिर तस्वीर के पीछे कुछ लिखा दिखाई दिया। अनन्या ने तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था, जिस दिन ये तस्वीर सामने आएगी उस दिन तुम्हें अपने पिता के बारे में पता चलेगा। अनन्या एकदम चुप हो गई। आरव उसकी तरफ देखने लगा। तभी प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज आई। इस बार आवाज बहुत पास थी। शेरू अचानक जोर से भौंकने लगा। कबीर ने धीरे से कहा, इस बार मुझे लगता है ये कोई इंसान है। आरव ने टॉर्च की आवाज की तरफ घुमाई। एक काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था और उसके हाथ में वही नीली डायरी थी। प्लेटफॉर्म पर वो काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। उसके हाथ में वही नीली डायरी थी। आरव अनन्या के आगे आकर खड़ा हो गया। वहीं रुक जाओ। वो आदमी रुक गया। कुछ सेकंड दोनों तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर उस आदमी ने डायरी को ऊपर उठाया। इसे ढूंढ रहे थे? अनन्या ने उससे सीधा पूछा। हाँ, मेरी डायरी तुम्हारे पास कैसे आई? आदमी कुछ नहीं बोला। आरव ने टॉर्च उसके चेहरे पर डाली, लेकिन उसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक रखा था। कबीर धीरे से बोला, एक बात कहूं? आरव ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, क्या? अगर ये आदमी फिल्मों की तरह अब अपना नाम बताए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अनन्या ने धीरे से कहा, कबीर, अभी नहीं। कबीर ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी सीरियस हूँ। वो आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसने डायरी अनन्या की तरफ बढ़ा दी। इसे ले लो। अनन्या ने डायरी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने डायरी छोड़ने से पहले एक बात कही, इसे पढ़ना, लेकिन अकेले मत पढ़ना। अनन्या ने पूछा, क्यों? वो आदमी धीरे से बोला, क्योंकि इसमें तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा सच है। आरव ने सीधा सवाल किया, क्या तुम ए हो? वो आदमी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, नहीं। कबीर ने धीरे से आरव की तरफ देखा। एक मिस्ट्री कम हुई। आरव ने उसे घूर कर देखा। कबीर ने तुरंत कहा, सॉरी। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, अगर तुम ए को ढूंढ रहे हो तो तुम गलत जगह देख रहे हो। अनन्या तस्वीर निकालती है, वही पुरानी तस्वीर जो उसे सीट नंबर 17 के नीचे मिली थी। वह उस आदमी को दिखाती है। क्या तुम इस आदमी को जानते हो?
उस आदमी की नजर तस्वीर पर पड़ते ही बदल गई। कुछ पल वह चुप रहा, फिर बोला, हाँ। अनन्या की सांस रुक गई। कौन है ये? उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता। अनन्या कुछ नहीं बोल पाई। आरव उसकी तरफ देखने लगा। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, वो कहाँ है? उस आदमी ने सीधे जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पिता 25 साल पहले गायब नहीं हुए थे। अनन्या ने हैरानी से पूछा, तो? वो आदमी बोला, उन्हें गायब किया गया था। आरव तुरंत बोला, किसने? उस आदमी ने धीरे से पीछे देखा, जिसका नाम तुम्हें इस डायरी में मिलेगा। अचानक दूर से एक तेज आवाज आई। पूरे स्टेशन की एक खिड़की टूटकर नीचे गिर गई। शेरू जोर से भौंकने लगा। वो आदमी तुरंत पीछे हट गया। आरव ने अनन्या से कहा, पीछे हटो। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक और काला साया दिखाई दिया। कबीर ने धीरे से कहा, लगता है हम अकेले नहीं हैं। दूसरा आदमी तेजी से उनकी तरफ आने लगा। पहला आदमी अनन्या से बोला, डायरी संभाल कर रखना और किसी पर भरोसा मत करना। अनन्या ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो आदमी पीछे हटते हुए बोला, जहां से ये सब शुरू हुआ था। फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। आरव उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वहां कोई नहीं था। अनन्या ने जल्दी से डायरी खोली। पहले पन्ने पर एक नई लाइन लिखी हुई थी, अनन्या, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गई हो तो अब तुम्हें अपने पिता को ढूंढना होगा। नीचे जगह का नाम था, पुरानी मिल, और उसके नीचे वही एक अक्षर ए। अनन्या धीरे से बोली, अब हमें पुरानी मिल जाना होगा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ। कबीर ने अपना बैग उठाया। बस एक बात, सबने उसकी तरफ देखा। इस बार वहां समोसे मिलेंगे ना? अनन्या हंस पड़ी। आरव ने सिर पकड़ लिया। कबीर ने कहा, क्या? मैं मुश्किल समय में खाने के बारे में सोचता हूँ। प्लेटफॉर्म फिर से खाली हो चुका था, लेकिन एक बेंच के नीचे एक छोटा सा मोबाइल पड़ा था। उसकी स्क्रीन अपने आप जल उठी। एक मैसेज आया, वे डायरी वापस ले चुके हैं। दूसरा मैसेज तुरंत आया, अब उन्हें पुरानी मिल तक पहुंचने दो। और तीसरा मैसेज, वही उन्हें असली खेल दिखाई देगा। रात के 11:30 बज रहे थे। अनन्या, आरव और कबीर पुरानी मिल की तरफ जा रहे थे। सड़क लगभग सुनसान थी। दोनों तरफ घने पेड़ थे। कार की हेडलाइट सड़क पर आगे तक रोशनी कर रही थी। कबीर पीछे बैठा डायरी को देख रहा था, फिर बोला, एक बात समझ नहीं आ रही। आरव ने पूछा, क्या? कबीर ने कहा, हमारे पास एक डायरी है, एक पुरानी फोटो है और एक रहस्यमय आदमी है। एक ए है, लेकिन किसी के पास मिल का एड्रेस नहीं है। अनन्या ने पीछे मुड़कर कहा, एड्रेस डायरी में है। कबीर ने डायरी की तरफ देखा। हाँ, वो बात तो सही है। 2 सेकंड बाद वह बोला, फिर भी गूगल मैप होता तो अच्छा रहता। कुछ देर बाद कार एक पुराने लोहे के गेट के सामने रुक गई। गेट के ऊपर टूटा हुआ बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, अरण्यपुर टेक्सटाइल मिल। मिल सालों से बंद थी। दीवारों पर काई जम चुकी थी। खिड़कियों के कई शीशे टूटे हुए थे। अंदर पूरा अंधेरा था। अनन्या कार से नीचे उतरी। उसने मिल को देखते ही कहा, यही है। आरव ने चारों तरफ देखा। बहुत पुरानी लग रही है। कबीर गेट को देखते हुए बोला, पुरानी तो है, लेकिन मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आरव ने पूछा, क्यों? कबीर ने कहा, क्योंकि यहाँ कोई चाय की दुकान नहीं है। अनन्या हंसते हुए बोली, तुम्हारी प्रायोरिटीज ही अलग हैं। तीनों गेट के पास पहुंचे। आरव ने गेट को हाथ लगाया। वह बिना किसी आवाज के खुल गया। आरव रुक गया। ये पहले से खुला था। अनन्या ने नीचे देखा। मिट्टी पर जूते के निशान थे। वो निशान अभी के लग रहे थे। उसने धीरे से कहा, कोई हमसे पहले अंदर आया है। कबीर ने तुरंत कहा, बहुत अच्छा, कम से कम रास्ता अकेले नहीं ढूंढना पड़ेगा। आरव ने उससे देखा। कबीर बोला, मेरा मतलब हम उसके पीछे जा सकते हैं। तीनों मिल के अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था। पुरानी मशीनें इधर उधर पड़ी थी। छत से कहीं कहीं पानी टपक रहा था। अनन्या दीवार पर एक निशान देखकर रुक गई। वही त्रिशूल का निशान। उसके नीचे एक नंबर लिखा था, 27। आरव ने डायरी खोली।
डायरी के एक पन्ने पर उसी नंबर के आगे एक लाइन थी जहां 27 खत्म होता है, वहीं से रास्ता शुरू होता है। कबीर ने कहा, ये लोग सीधा एड्रेस क्यों नहीं लिख सकते थे? 27 क्या, कमरा, सीढ़ी, मशीन? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हर चीज का सिंपल आंसर चाहिए। कबीर बोला, हाँ, मेरी जिंदगी में पहले से कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। वे एक लंबे गलियारे से आगे बढ़े। अंत में एक पुराना दरवाजा था, उस पर लिखा था 27। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कुछ पुराने लकड़ी के बॉक्स थे, एक मेज और दीवार पर कई तस्वीरें लगी थी। अनन्या धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक तस्वीर के सामने रुक गई। उस तस्वीर में उसकी माँ अनुराधा एक आदमी के साथ खड़ी थी। अनन्या उस आदमी को पहचानते ही सन्न रह गई। वही आदमी जो पुरानी तस्वीर में था, उसके पिता। लेकिन तस्वीर के पीछे एक और व्यक्ति खड़ा था, चेहरा काट दिया गया था। आरव तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। ये तुम्हारे पिता हैं? अनन्या ने धीरे से कहा, हाँ। फिर उसकी नजर कटे हुए चेहरे पर गई। लेकिन ये कौन है? तभी कबीर ने मेज पर रखा एक पुराना कागज उठाया। उस पर 3 नाम लिखे थे, अनुराधा राठौर, विक्रम राठौर और तीसरे नाम के सामने सिर्फ एक अक्षर था, ए। अनन्या धीरे से बोली, ए? मेरे पिता को जानता था? आरव ने कहा, शायद उससे भी ज्यादा। अचानक बाहर किसी के चलने की आवाज आई। तीनों चुप हो गए। कबीर ने धीरे से अनन्या से कहा, इस बार मैं सच में डर रहा हूँ। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्यों? कबीर बोला, क्योंकि मेरे समोसे कार में रह गए हैं। अनन्या अपनी हंसी रोक नहीं पाई। आरव ने धीरे से कहा, कबीर प्लीज। कबीर ने फुसफुसाकर कहा, ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। कदमों की आवाज दरवाजे के बिल्कुल बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। अनन्या धीरे से आरव की तरफ देखती है। आरव दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर जाता है और वह दरवाजा खोल देता है। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। अनन्या उसे उठाती है। उस पर लिखा था, मेरी बेटी के लिए, और नीचे साइन थे, विक्रम राठौर। अनन्या की आंखें उस नाम पर रुक गई। उसने धीरे से कहा, मेरे पापा जिंदा हैं? कमरे में कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। अनन्या वही खत अपने हाथ में पकड़े हुए थी। उसकी नजर बार बार सिर्फ एक नाम पर जा रही थी, विक्रम राठौर। उसने धीरे से पूछा, अगर ये खत मेरे पापा ने लिखा है तो वो कहाँ हैं? आरव ने शांत आवाज में कहा, पहले खत पढ़ते हैं। अनन्या ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज था। अनन्या धीरे धीरे खत पढ़ने लगी। अनन्या, अगर ये खत तुम्हारे हाथ में है तो शायद तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। अनन्या कुछ पल रुक गई, फिर आगे बढ़ने लगी। मैं चाहता था कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो, इसीलिए मैंने खुद को तुमसे दूर रखा, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे पास नहीं आने देना चाहते थे। आरव ध्यान से अनन्या की बात सुन रहा था। अनन्या ने खत को नीचे किया। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। तो मेरे पापा मुझसे दूर अपनी मर्जी से नहीं गए थे? आरव ने धीरे से कहा, शायद नहीं। अनन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी माँ ने भी यही कहा था। अब कहानी के 2 अलग अलग हिस्से एक ही बात कह रहे थे। अनुराधा ने उसे नहीं छोड़ा था, विक्रम भी उसे छोड़कर नहीं गए थे। अनन्या ने खत को फिर से देखा। आखिरी लाइन बाकी खत से अलग थी। उसमें लिखा था, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहती हो तो उस जगह जाना जहां हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। नीचे एक जगह का नाम लिखा था, नीला पुल। कबीर ने तुरंत पूछा, नीला पुल? अरण्यपुर में ऐसा कोई पुल है? आरव ने कुछ सोचकर कहा, पुराने शहर के बाहर एक पुल है, पहले उसे नीला पुल ही कहते थे। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब आज रात एक और लोकेशन? अनन्या ने उसे देखा। कबीर बोला, मैं बस पूछ रहा हूँ। तभी आरव की नजर कमरे की दीवार पर गई। एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी बाकी दीवार से अलग दिखाई दे रही थी। उसने बटन दबाया। दीवार का
एक हिस्सा धीरे से खुल गया। पीछे एक छोटा हिडन कंपार्टमेंट था। कबीर आगे बढ़ा। ये जगह मुझे पसंद आने लगी है। आरव ने पूछा, क्यों? कबीर ने कहा, हर दीवार में कुछ ना कुछ छुपा है। कम से कम यहाँ खाली दीवारें तो नहीं है। कंपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। अनन्या ने उसे बाहर निकाला। उस पर एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त। अनन्या ने धीरे से पूछा, ये तारीख? आरव ने डिब्बे को देखते हुए कहा, शायद उस रात की है जब तुम्हारे माता पिता आखिरी बार मिले थे। अनन्या ने डिब्बा खोल दिया। अंदर एक पुरानी चाबी थी और एक छोटा सा कागज। कागज पर लिखा था, नीला पुल, नीचे। अचानक कमरे के बाहर हल्की सी आहट हुई। कबीर इस बार बिल्कुल चुप हो गया। आरव ने अपनी टॉर्च बंद कर दी। सब खामोश रहे। बाहर किसी के कदम धीरे धीरे दूर जाने लगे। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, कोई हमें सुन रहा था। आरव ने सिर हिलाया। हाँ। फिर कबीर ने बहुत धीरे से कहा, तो वो भी नीला पुल जाएगा? आरव ने उसे देखा। कबीर ने कहा, मैं बस प्लानिंग कर रहा हूं। आरव दरवाजे से बाहर निकला। गलियारा खाली था, लेकिन दूर एक दरवाजा खुला हुआ था। आरव उस तरफ दौड़ा। अनन्या और कबीर भी उसके पीछे गए। दरवाजे के बाहर एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। उसने काला जैकेट पहना था। आरव उसके पीछे दौड़ा। रुको! आदमी पीछे मुड़ा। कुछ पल के लिए उसका चेहरा रोशनी में आया। अनन्या एकदम सन्न रह गई। वह चेहरा उसे पहले भी कहीं दिख चुका था। आदमी अंधेरे में गायब हो गया। अनन्या धीरे से बोली, मैं इसे जानती हूँ। आरव ने पूछा, कौन है? अनन्या कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके फोन पर एक नया मैसेज आया, नीला पुल मत जाना। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, वहां तुम्हारे पिता नहीं है। और आखिरी मैसेज, वहां सिर्फ मौत है। अनन्या फोन को धीरे से नीचे करती है। आरव उसकी तरफ देखता है। कबीर इस बार बिल्कुल मजाक नहीं करता। अनन्या धीरे से कहती है, अब हमें नीला पुल ही जाना होगा। रात काफी हो चुकी थी। पुराना मिल अब फिर से खामोश हो गया। अनन्या अपने हाथों में वही चाबी पकड़े हुए थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, नीला पुल। आरव ने धीरे से पूछा, तुम पक्का जाना चाहती हो? अनन्या ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ, इतने साल मैं अपने अतीत से दूर रही। अब जब सब सच सामने आ रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर हम साथ चलेंगे। तीनों कार में बैठे। कबीर आगे वाली सीट पर चुपचाप बैठा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, एक बात बोलूं? आरव ने कहा, बोलो। अगर वहां कोई बहुत खतरनाक आदमी मिला तो पहले कौन बात करेगा? आरव ने उसे देखा। मैं। कबीर ने कहा, ठीक है। फिर 2 सेकंड बाद बोला, और अगर बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ? अनन्या ने पीछे से कहा, तुम क्या करोगे? कबीर ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा, मैं आप दोनों के पीछे रहूंगा। आरव हंस पड़ा। कम से कम ईमानदार तो हो। कबीर ने कहा, देखो, हीरो बनने की कोई जल्दी नहीं है मुझे। कुछ देर बाद कार एक पुराने पुल के पास रुक गई। सड़क के किनारे एक जंग का बोर्ड लगा था। उस पर अब भी धुंधले अक्षरों में लिखा था, नीला पुल। पुल काफी पुराना था। नीचे एक सूखी नदी थी। चारों तरफ घना अंधेरा। हवा तेज चल रही थी। अनन्या धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ी। उसे अचानक कुछ याद आया। एक छोटी सी बचपन की तस्वीर उसके दिमाग में जैसे चमक कर आई। एक आदमी उसका हाथ पकड़े हुए था और वही आवाज, डरो मत बेटा। अनन्या एकदम रुक गई। आरव उसके पास आया। क्या हुआ? अनन्या धीरे से बोली, मुझे कुछ याद आया। मैं पहले यहाँ आई हूँ। आरव ने पूछा, किसके साथ? अनन्या कुछ पल आंखें बंद करके याद करने लगी। फिर धीरे से बोली, पापा के साथ। कबीर इस बार पूरी तरह शांत था। अनन्या ने पुल के नीचे देखा। फिर उसे याद आया, नीचे। उसने तुरंत कहा, हमें नीचे जाना है। तीनों पुल के नीचे उतर गए। वहां पुरानी पत्थर की दीवार थी। अनन्या दीवार के पास गई। उसने वही चाबी निकाली जो मिल से मिली थी। दीवार में एक छोटा सा ताला था।
चाबी उसमें बिल्कुल सही बैठ गई। पत्थर की दीवार धीरे से खुल गई। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में एक कुर्सी, एक टेबल और एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। अनन्या धीरे से रिकॉर्डर के पास गई। उसने प्ले दबाया। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक आदमी की आवाज सुनाई दी, अनन्या। अनन्या की आंखें भर आईं। वही आवाज जो उसने सिर्फ अपनी यादों में सुनी थी, उसके पिता की आवाज। रिकॉर्डिंग में विक्रम बोल रहे थे, अगर तुम यहाँ तक पहुंच गई हो तो अब तुम्हें सब कुछ जानना होगा। अनन्या आंसू पोंछते हुए रिकॉर्डर के पास और करीब आ गई। विक्रम की आवाज आगे बोली, तुम्हारी माँ अनुराधा मरी नहीं थी। अनन्या एकदम सन्न रह गई। आरव भी कुछ नहीं बोल पाया। रिकॉर्डिंग आगे चलती रही। उसे छिपाकर रखा गया था क्योंकि कुछ सेकंड आवाज रुक गई। फिर विक्रम बोले, उसने एक ऐसा सच देख लिया था जिसे देखकर पूरा राठौर परिवार खतरे में आ गया। अनन्या कांपती आवाज में बोली, माँ कहाँ है? लेकिन रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। उसी समय शेरू जोर से भौंका। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अनन्या उसे देखकर धीरे से बोली, तुम? वो आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसने अपना चेहरा रोशनी में किया। अनन्या उसे देखते ही सन्न रह गई। वो वही आदमी था जिसने उसे पुरानी मिल में देखा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उसने तस्वीर अनन्या की तरफ बढ़ाई और बोला, तुम्हारी माँ जिंदा है, जिसे अनन्या ने 25 साल पहले खो दिया था। शायद वो अभी भी कहीं उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन अगर अनुराधा जिंदा है तो इतने साल वो कहाँ थी? आइए जानते हैं अगले एपिसोड में। सुनते रहिए कहानी कैनवास स्टोरी, जहाँ हर कहानी अपनी एक नई दुनिया बनाती है।